अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए नॉवेल किरदार की 13वीं किस्त सुनते हैं। इसके जख्मों पर कुछ बांधो मुशाबिरम खान। इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए उसने मुशाबिरम खान को हुक्म दिया। एहतियाती तदाबीर के तौर पर वो अब्दुल मन्नान को जिस एम्बुलेंस के लिए कहकर आया था अब उसे उसका इंतज़ार था। अगर एम्बुलेंस न आती तो वो वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी गाड़ी में भी जख्मी को लेकर अस्पताल के लिए रवाना हो सकता था। लेकिन एम्बुलेंस आ जाती तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता कि अस्पताल पहुंचने से पहले एम्बुलेंस में ही जख्मी को तिब्बी इमदाद दे दी जाती। सर, आपको भी जख्म लगा है, मैं आपके जख्म को देख लेता हूँ। मुशाबरम खान से पहले कांस्टेबल्स खुद अपने जख्मी साथी की मदद के लिए पहुंच गए थे, इसलिए वो शहरियार के करीब आकर इससे बोला, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मामूली जख्म है, तुम ऐसा करो कि गाड़ी लाओ, अब हमें वक्त ज़ाया किए बगैर अस्पताल की तरफ जाना चाहिए। एम्बुलेंस का तो कोई नामो निशान नज़र नहीं आता। वो अंदर ही अंदर अपनी हिमाकत और नाकामी पर झुंझुलाया हुआ था, इसलिए शाने से मुसलसल होने वाले खून के इखराज को नज़रअंदाज करते हुए सख्त लहजे में मुशाबिरम खान को हुक्म दिया। वो बेचारा तो हुक्म का बंदा था, न चाहते हुए भी हुक्म की तामील के लिए खड़ी हुई मर्सिडीज की तरफ बढ़ गया, मगर फिर मर्सिडीज के इस्तेमाल की नौबत ही नहीं आई। मखसूस सायरन सुनाती हुई एम्बुलेंस सड़क पर नमूदार हुई और इन लोगों के करीब आकर रुक गई। एम्बुलेंस में अब्दुल मन्नान मौजूद था। जाए वकुआ का मंजर देखकर वो काफी कुछ समझ चुका था। सर, आप जख्मी कांस्टेबल और मुशाबिरम खान को साथ लेकर अस्पताल के लिए रवाना हो जाएं। मैं यहाँ के मामलात निपटाता हूँ। अब्दुल मन्नान के इस मशवरे पर उसने कोई एतराज़ नहीं किया और चुपचाप खुद जाकर एम्बुलेंस में जा बैठा। शदीद किस्म का एहसास शिकस्त था जिसने उसे अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। इस वक्त वो वहाँ खुद को इस लायक भी नहीं पा रहा था कि खुद सोच समझ सके। अलबत्ता इस कैफियत में भी उसे इतना इत्मीनान ज़रूर था कि अब्दुल मन्नान समझदारी से सारी सूरत हाल को संभाल लेगा। जूतों की खटाखट के साथ कमरे का दरवाज़ा खुला और सज्जाद राना अंदर दाखिल हुआ। वो सिविलियन ड्रेस में था, लेकिन जाहिर है बाहर ड्यूटी पर मौजूद सिपाही के लिए बहैसियत डीआईजी उसकी तकरीम फर्ज थी। सज्जाद राना की आमद से लम्हा भर पहले सुनाई देने वाली जूतों की खटाखट यकीनन सिपाही के जोरदार सल्यूट का नतीजा थी। क्या हाल है? बेड के साथ रखी कुर्सी पर बैठते हुए उसने शहरयार से दरियाफ्त किया। ठीक हूँ, गोली बस छू कर गुजर गई है, इसलिए कुछ ज़्यादा गहरा जख्म नहीं आया। ये तो डॉक्टर्स ने ज़बरदस्ती मुझे यहाँ रोक रखा है, वरना मेरे ख्याल से तो मैं बिल्कुल फिट हूँ और घर जा सकता हूँ। हर मामले में अपनी ज़ाती राय के मुताबिक अमल की कोशिश मत किया करो। जो काम जिसका हो वही करते हुए मुनासिब लगता है। सज्जाद राना का मूड कुछ ख़राब था। वो इस बात को महसूस किए बगैर नहीं रह सका। क्या हुआ था? मुझे तफसील से बताओ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने हद दर्जा संजीदगी से सवाल किया। तफसील तो कुछ खास नहीं, बस मैं एक जगह का दौरा करने के बाद वापस आ रहा था तो रास्ते में कुछ नामालूम लोगों से तसादुम हो गया। वो तो इत्तेफाकी था कि मैं वापसी में देर हो जाने के इम्कान के पेश नज़र सिक्योरिटी के ख्याल से पुलिस वालों को अपने साथ ले गया था, इसलिए बचत हो गई। इन लोगों ने बड़ी जाफशानी से हमलावरों का मुकाबला करके इन्हें पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया, वरना शायद वो मुझे टारगेट बनाने में कामयाब हो जाते। आप प्लीज़ ख्याल रखिएगा कि महकमे की तरफ से इन लोगों को इस कारकर्दगी पर कोई इनाम वगैरह ज़रूर दे दिया जाए, ख़ास तौर पर हलाक होने वाले एएसआई और कांस्टेबल के लवाहिकीन के लिए माली आनत का बंदोबस्त ज़रूर होना चाहिए। मैंने मामू जान से भी इस सिलसिले में बात की थी, उन्होंने यकीन दिलाया है कि वो कोशिश करेंगे। फिर भी चूँकि मामला आपके महकमे का है, इसलिए मैं आपसे ख़ास तौर पर दरख्वास्त कर रहा हूँ। हमलावरों ने तुम्हें टारगेट बनाने की क्यों कोशिश की? तुमसे इन्हें क्या दुश्मनी थी? सज्जाद राना ने उसकी बात तवज्जो से सुनी जरूर, लेकिन उस पर किसी किस्म का इजहार राय किए बगैर तफ्तीश का सिलसिला जारी रखा। वो शहर से बाहर होने की वजह से इसके साथ होने वाले हादसे की खबर सुनकर फौरी तौर पर अस्पताल नहीं पहुंच सका था और फ़ोन पर ही बात करके अपनी तसल्ली कर ली थी। लेकिन अब फुर्सत में उसके पास बैठा बाल की खाल निकाल रहा था। दुश्मनी के बारे में क्या कहा जा सकता है? जाहिर है मैं अपने ज़िले में जो काम कर रहा हूँ इस पर बहुत से लोगों को एतराज़ हो सकता है, बल्कि है।
इन्हीं लोगों में से किसी ने मुझे तंबी करने के लिए ये कार्रवाई की है। जहां तक मेरा अंदाजा है, हमलावरों का मकसद मुझे कत्ल करना नहीं बल्कि सिर्फ डराना था, वरना वो मुझ पर सिर्फ गोली चलाने पर इक्तफा नहीं करते। वो सज्जाद राणा से हकीकत छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपने इस ख्याल पर उसे खुद भी यकीन था कि इस पर किए जाने वाला फायर हलाकत खेज नहीं था। वो जिस बेधड़क अंदाज में बाहर निकला था, वो लोग चाहते तो आसानी से उसे ख़त्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक गोली चलाने पर ही इक्तफा किया था। अब वो बात भी बता दो जो तुमने अभी तक मुझे नहीं बताई है। सज्जाद राणा ने इसे घूरते हुए हुक्म दिया। सब कुछ तो बता चुका हूँ, आप किस बात के बारे में पूछ रहे हैं? वो अनजान बना। देखो शहरयार, मैं कोई मीडिया का बंदा नहीं हूँ कि तुम्हारी बनाई हुई कहानी पर यकीन कर लूँ। बहुत से हालात पहले ही मेरे इल्म में हैं। तुम मुसलसल ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जो तुम्हें सूट नहीं करती। कभी तुम घर से भागी हुई एक लड़की को सपोर्ट करने के लिए ख्वार होते हो, तो कभी लकड़ियों की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मैदान में खुद उतर आते हो। हालांकि होना ये चाहिए कि इस किस्म का कोई मामला तुम्हारे इल्म में आए तो तुम उसे मेरे सुपुर्द करके खुद एक तरफ हट जाओ। इस तरह खुद हर मामले में भाग दौड़ करना और अपनी जान खतरे में डालना किसी भी तरह होशमंदी की बात नहीं। मुझे शक है कि तुम्हारे साथ पेश आने वाला हादसा तुम्हारी ही किसी एक्टिविटी का नतीजा है, वरना तो तुम्हारे आधी रात को किसी दौरे से आने की कोई तुक ही नहीं बनती। तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हारे बेखबर रखने पर बेखबर रह जाऊंगा। मुझे थोड़ी सी कोशिश से सब कुछ मालूम हो सकता है। सज्जाद राणा का लहजा खुशीला था, लेकिन वो जानता था कि इस गुस्से के पीछे इनकी गहरी मोहब्बत छुपी हुई है, इसलिए जरा भी बुरा न माना। मगर एसपी मौसम तारड़ के लिए जो गुस्सा उसके अंदर दबा हुआ था वो इस वक्त बाहर नहीं निकलता, ये नामुमकिन था। चुनाचे बेड के सिरहाने रखे तकियों से टिकी अपनी पुश्त को सीधा करके बैठते हुए कतरे तलखी से बोला, आपकी पुलिस इस लायक है ही कब कि मैं किसी मामले में इस पर एतबार कर सकूं? जंगल से लकड़ियों की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एक इतना जबरदस्त मौका मुझे मिला था, लेकिन इस एसपी की नमक हरामी की वजह से मामला बिगड़ गया। वो खबीस शख्स पुलिस की वर्दी पहनकर मुजरिमों की पुश्त पनाही करता है। इसकी तरफ से मायूस होने के बाद ही मैं रिस्क लेने पर मजबूर हुआ था। वो सज्जाद राणा को सारी तफसीलात सुनाता चला गया। इस तरह एक गुमनाम खत पर कार्रवाई के लिए दौड़ पड़ना भी तुम्हारी हिमाकत थी। तुम्हारे मुखालफिन तुम्हारी नीयत को और तुम्हारी जज्बातियत को समझ चुके हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे जज्बातीपन का फायदा उठाकर तुम्हें ट्रैप करने की कोशिश की थी। वो तुम्हें मार भी देते अगर तुम हमारे खानदान का हिस्सा ना होते। इन्हें मालूम है कि तुम्हें कुछ हो जाता तो हम उनको किसी को भी न छोड़ते और उनका नातिका बंद कर देते, लेकिन उन्होंने तुम्हें ये पैगाम ज़रूर दिया है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तुम कुछ होने से पहले संभल जाओ। उसके खामोश होने के बाद सज्जाद राणा ने अपनी राय का इजहार किया, मगर मैं इन्हें बता दूंगा कि मैं इनके हथकंडों से डरकर पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मेरे होते हुए उन्हें खुल खेलने का मौका हरगिज नहीं मिल सकेगा। फिर वही जज्बातियत, तुम जिस सीट पर बैठे हुए हो वहां इस जज्बातियत से काम नहीं चलता। कुछ नहीं तो ऊपर वाले ही एतराज कर सकते हैं, इसलिए मेरी मानो तो कुछ अरसे खामोश रहकर सुकून से काम करो। मैं और पापा मिलकर कोशिश करेंगे कि तुम्हारे ज़िले में कुछ ऐसी इंतज़ामी तब्दीलियां कर दी जाएं कि तुम्हें अपने साथ काम करने वालों से ताउन मिल जाए, या फिर अगर तुम कहो तो तुम्हारी किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवा देते हैं। सज्जाद राणा ने इसे तंबी करने के साथ साथ तसल्ली भी दी और एक तजवीज़ भी पेश की। हरगिज़ नहीं, ट्रांसफ़र तो मैं किसी सूरत नहीं कराऊंगा। मेरे मुखालफिन की तो सबसे बड़ी ख्वाहिश ही यही होगी कि मुझे कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाए, लेकिन आप सब इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कहीं मेरा ट्रांसफ़र ना हो सके। मैं बाज़ा तब्दीली वक्फ़ पज़ीर होने तक अपनी सीट पर जमा रहना चाहता हूँ। ओके, नहीं होगा ट्रांसफ़र, लेकिन तुम्हें भी ध्यान रखना होगा कि संभल कर और खुद को बचाकर काम करो। जिले के बासर लोगों से बराह रास्त टक्कर लेने से जितना बच सकते हो बचने की कोशिश करो, वरना वो लोग भी अपने ताल्लुकात की डोरियां हिलाकर तुम्हारे लिए मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश में लग जाएंगे। ताकत और इख्तियारात के इस गेम में कब किस तरफ का पल्ला भारी हो जाए कुछ मालूम नहीं होता। सज्जाद राणा ने इसे यकीन दहानी करवाई, लेकिन अपने तजुर्बे की रोशनी में नसीहत करने से भी बाज नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा, शहरियार ने उसे जवाब दिया।
ताहम जब वो अस्पताल से रवाना हुआ तो उन्हें यकीन था कि शहरयार ने कोशिश भी की तो अपने मिजाज की वजह से इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सकेगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ, वैसे तो दिन का वक्त है इसलिए किसी परेशानी की बात नहीं, फिर भी तुम अंदर से दरवाज़ा बंद करके रहना। आंगन में भी ज़्यादा निकलने की ज़रूरत नहीं। वो खबीस परवेज सारा वक्त अपने घर की छत पर चढ़ा कबूतरबाजी करता रहता है, तुम्हें देखकर खामखा छेड़खानी की कोशिश करेगा। महाबानू ने इस बात में सर हिला दिया। अली इसके बाद मजीद बोला कि मैंने सरमद से कह दिया है, अगर इसे मौका मिला तो इस तरफ का चक्कर लगाएगा, वरना मैं तो इंशाल्लाह रात तक तुम्हारा काम निपटा कर आ ही जाऊंगा। छोटा सा सफरी बैग शानी से लटकाए आमिर महाबानों को हिदायत और तसल्लियां देने के साथ साथ रवाना हो गया। बड़ी कोशिश के बाद वो अपने दफ्तर से छुट्टी लेने में कामयाब हुआ था और अब महाबानों के काम से ही जा रहा था। परवेज की अपने साथियों के साथ मिलकर इस दिन की जाने वाली हरकत ने उसे खौफजदा कर दिया था। बेजिगरी से उसका मुकाबला करने के बावजूद वो जानता था कि परवेज अपनी शिकस्त पर आराम से नहीं बैठेगा और मुसलसल इस कोशिश में लगा रहेगा कि किसी न किसी तरह इसे या महाबानों को जख्म पहुंचाई जाए। परवेज की किसी ऐसी हरकत से बचने के लिए वो महाबानों को यहाँ से निकाल देना चाहता था। महाबानों की हैसियत इसके घर में एक अमानत की सी थी और वो नहीं चाहता था कि इसको जरा सा भी नुकसान पहुंचे। सरमद को भी वो रात ही अपने प्रोग्राम से मुत्तला कर चुका था, इसने भी इसके फैसले की तायद की थी, बल्कि वो आमिर से भी ज्यादा बेचैन था कि जल्द से जल्द खामखा मोल ली हुई इस जिम्मेदारी से निजात हासिल कर ली जाए। आप मेरी तरफ से बिल्कुल फिक्र न करें, मैं खालिद जी के पास इनके कमरे में ही रहने की कोशिश करूंगी। वैसे भी दिन दिन ही की तो बात है, दिन भर तो वैसे भी आप दफ्तर में रहते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि सारा दिन आराम से बगैर परेशानी के गुजर जाता है। उसने आमिर को तसल्ली दी तो वो अपनी माँ के कमरे में पहुंचकर उनसे मुलाकात करने लगा। उन्हें उसने यही बताया था कि वो अपने दफ्तर के कुछ अहम कागजात वगैरह पहुंचाने के लिए एक दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा था। उन्होंने ढेरों दुआओं के साथ उसे रुखसत किया। ध्यान रखिएगा, वहां जाकर ऐसी शहरयार साहब या उनके पिए के सिवा किसी से भी नहीं मिलना। उन दोनों से हटकर किसी तीसरे फर्द को मेरे बारे में कुछ नहीं बताइएगा। आमिर के पीछे दरवाजे तक जाते हुए उसने कई बार की हुई नसीहत एक बार फिर दोहराई। आमिर या सरमद को उसने अपने तमाम हालात तफसील से नहीं बताए थे। इन लोगों को बस इतना ही इल्म था कि वो अपने कुछ दुश्मनों से छुपती फिर रही है और इस सिलसिले में उसे ऐसी शहरयार वगैरह की सपोर्ट हासिल है। मुझे तुम्हारी हिदायत अच्छी तरह याद है, तुम बेफिक्र रहो और दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठने के बाद आराम से मेरी वापसी का इंतज़ार करो। वो इसे जवाब देकर बाहर निकल गया। उसका रुख शहर से बाहर जाने वाली बसों के अड्डे की तरफ था। अड्डे पर पहुंचकर उसने पहले टिकट खरीदा, फिर एक केबिन से सिगरेट का पैकेट खरीदने के बाद बस के सामने लगे स्टॉल से आज का अखबार भी ले लिया। वो बाकायदगी से अखबार पढ़ने का आदी नहीं था, कभी कभार ही कोई अहम खबर के लिए अखबार खरीद लेता था। इस वक्त उसने रास्ते की बोरियत से बचने के लिए अखबार लिया था, लेकिन बस में बैठने के बाद उसे बोर होने का मौका ही नहीं मिला। उसके साथ बैठा हुआ मुसाफिर बेइंतहा बातूनी था, जो बड़ी बेतकल्लुफी से उससे बातें करते हुए किस्सों पर किस्से सुनाता जा रहा था। मुसाफिर का अंदाज़े गुफ्तगू इतना सादा और दिलचस्प था कि उसे वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। वो खुद भी उसे अपने दफ्तर और दोस्तों के मुतालिक कई बातें बताता रहा। अपने खुश अखलाक हम सफ़र की वजह से उसे एहसास भी नहीं हुआ और सफ़र तमाम हो गया। साथी मुसाफिर से एक गर्मजोश मुसाफा करने के बाद वो बस से उतर आया और अड्डे पर मौजूद रक्शों में से एक में सवार होकर उसे एसी साहब के दफ्तर पहुंचाने का कहा। लाहौर के बस अड्डे से खरीदा हुआ अखबार रोल की शक्ल में अब भी उसके हाथ में था। रक्शे में बैठे बैठे उसने अखबार को खोला और उसका यूं ही सरसरी सा जायजा लेने लगा। सरसरी सा जायजा लेती उसकी नजरें एक तस्वीर पर आकर ठहर गईं। वो तलाश गुमशुदा का इश्तहार था, जिसमें तस्वीर में मौजूद लड़की के बारे में इत्तला फराहम करने वाले के लिए 1 लाख रुपए का ऐलान किया गया था। ऐलान के साथ एक मोबाइल नंबर भी मौजूद था, जिस पर लड़की के मुतालिक जानने वाला राब्ता कर सकता था। वो इस लड़की के बारे में अच्छी तरह जानता था क्योंकि वो इसके घर में ही मुकीम थी। भाई जरा तेज चलाओ, मुझे जल्दी पहुंचना है। इश्तहार पढ़कर वो खुद लालच में मुब्तला नहीं हुआ था, लेकिन उसका अंदाजा था
कि वो सारे लोग जिन्होंने महबानो को उसके घर में देखा था, इनमें से किसी की भी नज़र अगर इस इश्तहार पर पड़ गई तो 1 लाख के लालच में इस फ़ोन नंबर पर ज़रूर इतला देंगे। अखबार में गुमशुदगी का इश्तहार देने वाले लोग उसके खैरख्वाह थे या दुश्मन, इस बारे में क्या कहा जा सकता था। इसलिए उसकी ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द इन लोगों के पास पहुंच जाए, जिनके बारे में महबानो को हतमी यकीन था कि वो इसके सच्चे हमदर्द और खैरख्वाह हैं। फूल की पत्तियों से भरा थैला गाड़ी में रखने के बाद उसने गाड़ी स्टार्ट की और कोठी की तरफ रवाना हो गया। मोतीवाला की मौत के बावजूद अभी उसकी मुलाजमत जारी थी। मोतीवाला के कज़न ने किसी तरह इस बात की इजाज़त ले ली थी कि कोठी के 1-2 कमरे उसके 40वें तक खुले रखे जाएं, और अब वो अपने अकीदे और मसलक के मुताबिक वक्तन फ़वक्तन इन कमरों में कोई न कोई ऐसा काम करवाता रहता था जो उसके मुताबिक मोतीवाला और उसकी बीवी की मग़फ़िरत के लिए मददगार साबित हो सकता था। मरने वाला अपने साथ अपने नामे अमाल में जो लिखवा कर लेकर आया था, उसकी बुनियाद पर अल्लाह के यहाँ उसका मामला होगा। इस हकीकत से नज़र चुराए मरने वाले के लवाहिकीन अपने तौर पर इस कोशिश में लगे ही रहते हैं कि किसी तरह जाने वाले के लिए कोई ऐसा बंदोबस्त कर दें कि वो जहन्नम के शोलों से बचकर जन्नत के बागात में जा निकले। इस ख्वाहिश में लोग अपनी हद से भी तजावुज़ कर जाते हैं और ऐसे ऐसे काम करने लगते हैं जो सरीहन खिलाफ शरअ होते हैं। बाज़ औक़ात इन सारी रसूम के पीछे मरने वाले से मोहब्बत या हमदर्दी के बजाय दुनियादारी के तकाज़े भी मकसूद होते हैं। मोतीवाला का कज़न इस दूसरी कैटेगरी का बंदा था। आज भी उसने ईसाल सवाब के लिए न जाने किन किन मदरसों और मस्जिदों के मौलवियों को जमा करके उनकी दावत का इंतज़ाम किया था। खाने के बाद ये लोग कब्रिस्तान भी जाने वाले थे और फूल की ये पत्तियाँ कब्रों पर डालने के लिए ही मंगवाई गई थीं। मैं पत्तियाँ लेकर आ गया हूँ, बताएं कि अंदर का क्या हाल है, खाना वाना हो गया या नहीं। कोठी पहुंचने के बाद शाकिर से सामना होने पर उसने पूछा, खाना इतनी जल्दी कैसे ख़त्म होगा? ऐसी शानदार मुर्गी की बिरयानी और कढ़ाई पककर आई है कि जब तक ठूस ठूस कर हलक तक नहीं भर लेंगे, किसी का हाथ नहीं रुकेगा। शाकिर ने जवाब दिया और उसके करीब ही बैठ गया। चल जो भी है, फिलहाल तो हमारी नौकरी चल रही है, 40 तक हम भी भाग दौड़ करके अपने लिए कोई नई नौकरी तलाश कर लेंगे। मेरा इरादा है कि यहाँ से फारिग होकर एक जगह इंटरव्यू के लिए जाऊँ। एक दोस्त ने बताया था कि एक सेठ साहब को अपनी बीवी की गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत है। हाँ भाई, अब तो यही करना है। काश साहब की मेहमान लड़की का ही कुछ पता मालूम हो जाता तो ऐश हो जाते। क्या मतलब? क्या फ़ायदा होना था उसका पता मालूम होने से? वो शाकिर की बात पर चौंका। आज के अखबार में इस लड़की की फ़ोटो आई है। लड़की के बारे में इतला देने वाले के लिए 1 लाख रुपए का इनाम है। कहाँ है अखबार? मुझे भी तो दिखा। वो बेचैन हुआ। मैंने सामने ग्रिल में ही अटका दिया था। यहाँ अब अखबार पढ़ने वाला है ही कौन? मैं ही कभी कभी बस नज़र मार लेता हूँ। पहले ख्याल आया था कि साहब के कज़न से कहूँ कि अखबार बंद करवा दें, फिर सोचा कि जिस तरह हमारी रोज़ी लगी हुई है, बेचारे अखबार वाले का भी कुछ रोज़ और भला हो जाएगा। शाकिर भाई कुछ न कुछ बोल रहा था, लेकिन उसकी तवज्जो शाकिर की बातों की तरफ अब नहीं रही थी। वो अपनी जगह से उठकर तेजी से ग्रिल में अटके हुए अखबार की तरफ बढ़ चुका था और अब अखबार खोले शाकिर की फराहम करदा इतला की तस्दीक करने की कोशिश कर रहा था। जल्दी उसने इश्तहार तलाश कर लिया। इनाम की रकम और फ़ोन नंबर वगैरह दोनों देखकर उसकी आंखें चमकने लगीं। नीलम तक पहुंचने के लिए एक रास्ता खुलता नजर आ रहा था। यार शाकिर, ये गाड़ी की चाबी रख। फूलों की पत्तियां गाड़ी में ही रखी हैं, मुझे नौकरी के लिए निकलना है और तू साहब से बहाना बना देना कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं जल्दी घर चला गया। अखबार का इश्तहार वाला सफ़ा रोल करके अपने कब्जे में करते हुए उसने उजलत में गाड़ी की चाबियां उस शाकिर भाई को थमाई और कोठी से गेट की तरफ बढ़ गया। यार, कहीं साहब इस तरह जाने से नाराज़ ना हो जाएं। शाकिर ने उसे एहसास दिलाने की कोशिश की। होते हैं तो हो जाएं, मेरा जाना ज़रूरी है। वो मुड़े बगैर जवाब देकर तेज़ी से बाहर निकल गया। उसके पास मोबाइल नहीं था और इस इलाके में कोई पीसीओ भी नहीं था। बड़ी बड़ी कोठियों वाले इलाके में तेज तेज चलकर निकलते हुए उसने करीब आके कमर्शियल एरिया का रुख किया। इस इलाके में लग्जरी फ्लैट्स बने हुए थे। इन फ्लैट्स के सामने मुख्तलिफ शॉपिंग स्टोर्स और दीगर दुकानें बनी हुई थीं। इसे उम्मीद थी कि वहाँ किसी से पूछकर उसे पब्लिक कॉल की सहूलत मिल जाएगी। उसका ये यकीन गलत साबित नहीं हुआ।
एक मेडिकल स्टोर पर उसे फ़ोन मिल गया। उसने अखबार खोलकर इश्तहार निकाला और धड़कते दिल के साथ उसमें दिया हुआ मोबाइल नंबर मिलाया। हेलो। राब्ता मिलने पर एक करख्त सी आवाज़ सुनाई दी। आज के अखबार में एक लड़की की गुमशुदगी से मुतालिक जो इश्तहार छपा है वो आपने ही छपवाया है? किसी भी किस्म की इत्तला फराहम करने से पहले उसने तस्दीक करना ज़रूरी समझा। हाँ, इश्तहार हमने ही दिया है। तुम बोलो, तुम्हें लड़की के बारे में क्या मालूम है? दूसरी तरफ से बेचैनी से पूछा गया। कुछ नहीं, बहुत कुछ मालूम है, मगर कोई भी इत्तला देने से पहले मैं इनाम की रकम के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो मोतीवाला की कोठी से यहाँ तक का फासला तय करने तक मुसलसल अपना दिमाग दौड़ाता रहा था और अब एक तयशुदा लाहे अमल के मुताबिक गुफ्तगू कर रहा था। इनाम का कोई मसला नहीं, इनाम तुम्हें ज़रूर मिलेगा, मगर पहले तुम कुछ बताओ तो। वहाँ लगता था कि सब्र करना मुश्किल हो रहा है। इनाम तो तुम्हें देना ही होगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं इनाम में 1 लाख की बजाय 2 लाख रुपए लूँगा। उसने अपना मुतालबा बयान किया। 2 लाख? ये तो बहुत ज़्यादा है, करख्त आवाज़ वाले ने एतराज़ किया। ज़्यादा है तो रहने दो, मैं भी इतला नहीं दूंगा। अच्छा रुको, ऐसा करो 5 मिनट सब्र करो, मैं मशवरा करने के बाद तुम्हें जवाब देता हूँ। उसकी धमकी पर वो घबराकर जल्दी से बोला। ठीक है, तुम मशवरा कर लो, मैं 5 मिनट बाद दोबारा फ़ोन करता हूँ। उसने फ़ोन बंद कर दिया और टहलता हुआ थोड़ा आगे निकल गया। 5 मिनट का वक्त इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उसे ज़्यादा लग रहा था। ये भी तो हो सकता था कि 5 मिनट के इस वक्फे में कोई दूसरी कॉल आ जाए जो माहबानों के बारे में इतला दे दे। आखिर सरमद के महल्ले में कई और लोग भी तो माहबानों की सूरत आशना थे। इनमें से भी तो कोई ये इश्तिहार देखकर फ़ोन कर सकता था। किसी और के इस मुख्तसर वक्फे में फ़ोन करने के खदशे को इस तसल्ली के सहारे झटकने की कोशिश कर रहा था कि जब सुबह से अब तक किसी ने अखबार देखकर फ़ोन नहीं किया, तो अब कौन सी इतनी देर हो गई है कि कोई फ़ोन कर देगा। आखिर खुदा करके ये 5 मिनट गुजरे। इस बार उसने एक डिपार्टमेंटल स्टोर का फ़ोन इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ से कॉल इसी पहले वाले शख्स ने रिसीव की। फिर क्या फैसला किया तुम लोगों ने? उसकी आवाज़ सुनते ही उसने अपने लहजे को ज़रा रौबदार बनाते हुए पूछा। हम राज़ी हैं, तुम लड़की का पता बताओ। पता जानने के लिए तुम पौन घंटे बाद भाटी गेट पहुंचकर मुझसे मिलो, साथ में 2 लाख की रकम भी लेते आना। ठीक है, लेकिन हम तुम्हें पहचानेंगे कैसे? उसकी बात सुनते ही दूसरी तरफ से बेचैनी से पूछा गया। मैंने खाकी रंग की पतलून पर सफ़ेद कमीज पहन रखी होगी और आंखों पर धूप का चश्मा भी होगा। खुद पर एक नज़र डालने के बाद उसने अपना हुलिया बयान किया और फ़ोन बंद करके कॉल की अदायगी करने के बाद सड़क पर आकर एक टैक्सी रोककर उसमें बैठ गया। यहाँ से भाटी गेट पहुँचने के लिए उसका लगाया हुआ अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। टैक्सी ने पौन घंटे से बस 1 आध मिनट ऊपर ही उसे वहाँ पहुँचाया। टैक्सी का किराया देकर वो जैसे ही नीचे उतरा, 2 बंदे लपक कर उसकी तरफ बढ़े। इनमें से एक के हाथ में स्याह रंग का बैग था। तुम ही हो ना हमें फ़ोन करके इतला देने वाले? तुम्हारी फरमाइश पर हम 2 लाख रुपए लेकर आ गए हैं। अब तुम हमें लड़की का पता बताओ, पहले रकम। उसने मुतालबा किया। जवाबन उसके हाथ में बैग थमा दिया गया। उसने बैग की जिप खोलकर अंदर झांका। अंदर रकम मौजूद थी और खासी महसूस होती थी। रकम गिनने का मौका नहीं था, इसलिए उसने अंदाज़न ही यकीन कर लिया। अब चलो, और हाँ, याद रखना कि हमें धोखा देने की कोशिश न करना। हमारे बंदे इर्द गिर्द मौजूद हैं। तुमने ज़रा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हें लगने वाली गोली किस तरफ से चलाई गई है। रकम से भरा बैग देने वाले का लहजा बहुत सर्द था। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ती महसूस हुई, लेकिन रकम के लिए इतना रिस्क तो लेना ही था। मेरे साथ आओ, खुद को बाएतमाद जाहिर करते हुए उसने संजीदगी से कहा और कदम आगे बढ़ा दिए। ज़रा सा फासला तय करते ही उसे एहसास होने लगा कि इलाके में कुछ कशीदगी सी है। जगह जगह लोग टोलियों की सूरत में खड़े आपस में बातें करते नजर आ रहे थे। वो इस सूरत हाल को नज़रअंदाज कर गया। इस इलाके में रहने वालों के मिजाज के बारे में उसे वाकफियत थी। ज़रा ज़रा से मसलों पर वो लोग इसी तरह टोलियां बनाकर घंटों आपस में तबसरे और बहस कर सकते थे। वो अपने साथ मौजूद बंदों को लेकर आगे बढ़ता गया। वो चौकन्ने से उसके पीछे चलते रहे। रास्ते में उन्होंने एक पुलिस मोबाइल को भी देखा। कोई गड़बड़ तो नहीं है? उसके पीछे चलते हुए बंदों में से एक ने कुर्राहट आमेज अंदाज में उससे पूछा। मेरी तरफ से तो नहीं है। अगर तुम पुलिस मोबाइल को देखकर कह रहे हो तो गलती पर हो। पुलिस तो कहीं भी जा सकती है,
لیکن कम से कम मैं पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व करके 2 लाख की रकम से महरूम होना पसंद नहीं करूंगा। उसका जवाब मबनी बर हकीकत था, इसलिए वो लोग खामोशी इख्तियार कर गए। मगर आमिर की गली के कोने में पहुंचकर वो खुद बुरी तरह ठिठक गया। वहां पुलिस वालों की अच्छी खासी तादाद नजर आ रही थी। लोगों का भी काफी हुजूम था और हर चेहरे पर खौफ की तहरीर साफ पड़ी जा रही थी। क्या हुआ भाई, क्या मामला है? हुजूम में नजर आने वाले एक शनासा चेहरे को देखकर वो इसकी तरफ बढ़ा। वो आमिर की गली के कोने के घर में रहने वाला एक सब्जी फरोश था। तुम आमिर के दोस्त हो ना? बजाय इसके कि सवाल का जवाब देने के उस शख्स ने उससे पूछा। हाँ हाँ, मैं आमिर का दोस्त हूँ, लेकिन आप बताओ कि यहाँ क्या हुआ है? ये इतनी पुलिस क्यों जमा है और ये लोगों को गली के अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? उसने एक साथ कई सवाल कर डाले। बहुत बुरा हादसा हुआ है भाई। तुम्हें शायद मालूम हो कि आमिर के पड़ोस वाले घर में पटाखे, फुलझड़ियाँ और दूसरी बारूद वाली चीजें बनती थीं। पता नहीं वहां किस तरह आग लगी और सारा बारूद लपेट में आ गया। धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि हमारे घरों की खिड़कियां, दरवाजे हिलकर रह गए। वो कमबख्त गुल्लू खुद तो मारा ही गया और साथ में दूसरों को भी ले डूबा। बेचारे आमिर के घर की दीवार तो उसके बारूद वाले कमरे से जुड़ी हुई थी। गुल्लू के घर के साथ वहां भी तबाही आ गई। आमिर की माँ और इसकी रिश्तेदार लड़की की लाशें भी अभी अभी पुलिस वालों ने मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाई हैं। तुम्हें अगर आमिर के बारे में कुछ मालूम है तो उसे इस कयामत की खबर कर दो। बेचारी की एक माँ ही तो थी, अब वो भी नहीं रही, घर भी तबाह हो गया। उसे सब कुछ मालूम होगा तो उसे कितना सदमा होगा। सदमा तो खैर सारे मोहल्ले को है। इकट्ठे 3 आदमी मर गए। लोगों का माली नुकसान हुआ वो अलग है। पीछे परवेज के घर की दीवार भी चटक गई है। बरकत खाला के बावर्ची खाने की खिड़कियां, शीशे, दरवाजे सब टूट गए हैं। वो नुकसानात गिनवा रहा था, लेकिन सरमद का जहन तो अपने ही नुकसान में अटका हुआ था। आमिर की माँ और उसकी रिश्तेदार लड़की की मलबे से निकलने वाली लाशों की इत्तला ने खुद उसके अपने ख्वाबों को तोड़ फोड़ कर रख दिया था और उसे लग रहा था कि अपने टूटे हुए ख्वाबों का मलबा उस पर धड़ाधड़ गिरता हुआ उसे किसी गहरी कब्र में दफन करता जा रहा है। बाएं हाथ में थामा हुआ बैग जिसमें 2 लाख की रकम मौजूद थी, उसकी गिरफ्त से फिसलता जा रहा था। वो जिसका सौदा करके ये 2 लाख रुपए का मालिक बना था, जब वो ही नहीं रही थी तो ये 2 लाख भी कैसे उसके रह सकते थे? रकम लेकर फरार हो जाने का सोचना भी बेकार था कि वो दोनों मुनकर नकीर बने सर पर ही सवार थे। 2 लाख की रकम से उसने बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थीं। वो सोच रहा था कि इस रकम से कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करके नीलम के घर वालों को रिश्ते के लिए राजी कर लेगा। इन्हें इसके रिश्ते पर सबसे बड़ा एतराज ही ये था कि वो एक ड्राइवर है जिसकी माशरे में कोई इज्जत नहीं होती। इस नौकरी के मुकाबले में अगर वो परचून की छोटी सी भी दुकान खोल लेता तो रवायती सी सोच रखने वाले नीलम के वालिदैन के लिए काबिल कबूल हो जाता। लेकिन इस नागहानी हादसे ने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी थीं। वो खाली खाली नजरों से वहां होने वाली भागदौड़ देख रहा था। पुलिस वालों के अलावा वहां पर इमदादी कारकुन भी नजर आ रहे थे। एक छोटा सा झमघुटा मीडिया के अफराद का भी था, जिन्होंने पुलिस के एक ऑफिसर को घेर रखा था। हादसे को किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की वारदात के बजाय इत्तफाकी हादसा साबित करने में जोरों शोर से मसरूफ इस ऑफिसर को आसानी से शनाख्त कर लिया। वो रफीक खोकर था, मोतीवाला के केस का तफ्तीशी अफसर। अगर वो इसे यहाँ देख लेते तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी। रफीक खोकर से बचने के लिए वो हुजूम से बाहर निकलने के लिए पलटा। उसके सर पर सवार मुनकर नकीर फौरन ही होशियार हो गए। किधर? इनमें से एक ने कुर्राहट आमेज सरगोशी में पूछा। यहाँ से निकलो, फिर मैं तुम लोगों को सारी बात बताता हूँ, उसने उन्हें जवाब दिया और कदम आगे बढ़ा दिए। वो दोनों साए की तरह उसके साथ साथ थे। आमिर के घर से काफी दूर आने के बाद वो एक जगह रुककर खड़ा हो गया। इन दोनों ने भी उसकी पैरवी की। मामला क्या है? कुछ मुंह से तो फूटो। तुम तो हमें लड़की तक पहुंचाने वाले थे, लड़की कहाँ है? साफ साफ बताओ। इन लोगों के सब्र का पैमाना यकीनन लबरेज हो चुका था। चुनाचे इनमें से एक ने दुरुस्त लहजे में पूछा। मैं तुम्हें लड़की के पास ही पहुंचा रहा था भाई, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं रहा। अब मैं तुम्हें इसके बारे में सिर्फ खबर दे सकता हूँ कि तुमने अपने इश्तार में लड़की के बारे में इतला देने वाले के लिए
1 लाख का ऐलान किया था। मैं इन रुपयों में से तुम्हें 1 लाख वापस करके 1 लाख रख लेता हूँ और लड़की के बारे में खबर दे देता हूँ। आमिर की गली के कोने से यहाँ तक पहुँचने में उसके दिमाग ने तेजी से काम किया था और पूरी की पूरी रकम से महरूम हो जाने के बजाय उसने सोचा था कि कुछ ना कुछ तो हाथ लग ही जाए। इसलिए अब वो इन लोगों से नया सौदा तय करने की कोशिश कर रहा था। ये क्या नाटक लगा रखा है साले? हमें तूने क्या समझा है जो अपने इशारों पर नचाने की कोशिश कर रहा है? इसके मुकाबिल मौजूद लोग कोई शरीफ किस्म के कारोबारी बंदे तो थे नहीं कि उसकी मर्जी के मुताबिक सौदेबाजी करते चले जाते। वो फौरन ही हत्थे से उखड़ गए और इनमें से एक ने उसकी गुद्दी को अपने शिकंजे जैसी उंगलियों में जकड़ लिया। चल, सीधी तरह हमें लड़की तक पहुंचा दे। वो जहां खड़े थे इस तरफ लोगों की आमदोरफ्त नहीं थी, इसलिए सामने खड़े बंदे ने बिला तकल्लुफ उसके मुंह पर अपने हथौड़े जैसा हाथ दे मारा। अब मैं तुम्हें लड़की तक नहीं पहुंचा सकता। अगर ये मुमकिन होता तो मैं 1 लाख का नुकसान क्यों करता? मैं जानता हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मुझसे 1 लाख वापस ले लो और 1 लाख छोड़ दो। बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे काम की बात बता देता हूँ। इसे अंदाजा हो चुका था कि वो खतरनाक लोग हैं, लेकिन फिर भी 1 लाख की खातिर खतरा मोल लेकर इनमें से किसी न किसी से मामला पटाने के चक्कर में था। तुझसे क्या लेना है और क्या देना है, ये फैसला हम खुद करेंगे। तू सीधी तरह ये बता कि लड़की कहाँ छुपी हुई है। बड़ी बड़ी मूछों वालों ने अपनी सर्द आंखों से उसे घूरते हुए सवाल किया और जेब में हाथ डालकर अपना चाकू बाहर निकालकर उसे खोलने लगा। कड़कड़ाहट की हल्की सी आवाज के साथ चाकू खुल गया और उसका चमकदार फल उसकी नजरों के सामने लहराने लगा। इस चाकू के नजारे के बाद सरमद की सारी हिम्मत जवाब दे गई। उसे अंदाजा हो गया था कि वो इन लोगों के सामने मजीद नहीं टिक सकेगा। चुनाचे सहमे हुए लहजे में बताने लगा। तुम्हें जिस लड़की की तलाश थी वो मेरे एक दोस्त आमिर के घर में ठहरी हुई थी। मैं तुम्हें इस दोस्त के घर ही ले जा रहा था, लेकिन अभी मेरे साथ तुम लोगों ने भी सुना होगा कि बारूद फरोश पड़ोसी के घर में होने वाले धमाके से मेरे दोस्त का घर भी तबाह हो गया है और मेरे दोस्त की माँ के साथ साथ वो लड़की भी इस हादसे में मर गई है। इसकी दी गई इस इत्तला पर वो लोग एक सानी के लिए दम्बखुद हो गए। फिर बड़ी मूछों वाले ने खुद को संभाला और सख्ती से पूछा, लड़की वहां कैसे पहुंची थी? मैंने खुद उसे पहुंचाया था। मैं मोतीवाला साहब का ड्राइवर हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि अपने घर में लड़की की जान के लिए मैं खतरा महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसे किसी महफूज ठिकाने पर पहुंचा दूँ। इनके हुक्म पर ही मैंने इस रात जब इनका कत्ल हुआ तब लड़की को अपने दोस्त के घर पहुंचा दिया था। इतने दिनों बाद हम लोग परेशान हो रहे थे कि इस लड़की का क्या करें। मैंने अखबार में इश्तहार देखा तो पैसों के लालच में आकर आपको फोन कर बैठा, लेकिन अब वो बेचारी ही जिंदा नहीं रही तो आपको कहाँ पहुंचाऊं? सच में झूठ की आमिज़श करते हुए उसने इन लोगों को बताया। ये सब कहने में उसे इसलिए मुश्किल पेश नहीं आई थी कि आमिर के शहरियार से मुलाकात के लिए रवाना होने से पहले ही वो लोग ये कहानी तैयार कर चुके थे। सरमद इस बात को किसी तरह जाहिर नहीं होने देना चाहता था कि मोतीवाला और इसकी बीवी के कत्ल वाली रात वो इनकी कोठी में चोरी की नीयत से मौजूद था, इसलिए ये कहानी तैयार की गई थी। महाबानो ने भी इस कहानी की मंजूरी देते हुए वादा कर लिया था कि वो किसी को असल हकीकत नहीं बताएगी। चुनांचे इस वक्त यही कहानी उसके काम आ गई थी। तो तू हमें कहीं नहीं पहुंचा सकता। चल फुट्टा खा यहाँ से। इन रुपयों में से तुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ये जान लेने के बाद कि मरने वाली लड़की महाबानो है और सरमद अब मजीद इनके काम नहीं आ सकता, उन्होंने उसकी कमर पर एक जोरदार लात मारकर उसे परे धकेला और नोटों से भरा हुआ बैग संभालकर वहां से चल पड़े। सरमद के अंदर हिम्मत नहीं थी कि इन खूंखार लोगों के पीछे जा सकता। मलबे से निकलने वाली दोनों औरतों की लाशें बुरी तरह मस्क हो गई थीं। एक तो दीवार और छत के गिरने के मलबे ने दोनों के जिस्म बुरी तरह तोड़ फोड़ डाले थे, दूसरे रही सही कसर बारूद की वजह से लगने वाली आग ने पूरी कर दी थी। लाश तकरीबन नाकाबिले शनाख्त हो गई थी। इनकी पहचान के लिए कद्दोकामत और कहीं इनके लिबास के बच जाने वाले चीथड़ों से मदद ली गई थी। शनाख्त का मरहला इतना ज़्यादा दुश्वार इसलिए नहीं था कि सबको यकीनी तौर पर मालूम था कि घर में मौजूद खवातीन कौन थीं और कितनी थीं। बस इन दोनों खवातीन की लाशों में से एक औरत की थी और एक जवान लड़की की लाश को अलग अलग करना था, तो ये काम बआसानी कर लिया गया था। आमिर ने वापसी के बाद पहुंचने के इन दोनों लाशों की शनाख्त के सिलसिले में तस्दीक कर दी थी। माँ बानो की लाश की सबसे बड़ी
जो वजह थी वो इसकी स्याह चादर के वो चीथड़े थे जो वो हर वक्त ओढ़े रहती थी, और मरते वक्त भी वो इसके जिस्म पर मौजूद रह गए थे। अपने घर पर गुजरने वाली इस कयामत की इत्तला आमिर को अब्दुल मन्नान से मिली थी। अब्दुल मन्नान से मिलकर उसने महबानों की अपने घर में मौजूदगी की इत्तला दी थी। वो इस इत्तला पर फौरन मुतहर्रिक हो गया था। सबसे पहले उसने लाहौर राना हाउस में मुकीम शहरयार को इसके बारे में बताया था, और फिर इसके मशवरे पर रफ़ीक खोकर को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो आमिर के घर जाकर महबानों को अपनी तहवील में ले ले। लेकिन जवाबन पौन घंटे के बाद रफ़ीक खोकर ने जो इत्तला दी थी वो बहुत अंदोनाक थी। गैर कानूनी तौर पर आबादी के ऐन दरमियान में बैठकर आतिशगीर अशिया का कारोबार करने वाले गुल्लू के बारूदी ज़ख़ीरे में लगने वाली आग ने गुल्लू समेत आमिर की मां और जवां साल महबानों की जिंदगियां भी छीन ली थीं। इस हादसे के बारे में इत्तला मिलते ही अब्दुल मन्नान ने मुशर्रफ खान के साथ आमिर को लाहौर भिजवाने का बंदोबस्त कर दिया था। आमिर मुशर्रफ खान के साथ सीधा मुर्दा खाने में पहुंचा था, और ड्यूटी पर मौजूद एक पुलिसमैन के सामने उसने इस बात की तस्दीक कर दी थी कि लाशें उसकी मां और महबानों की ही हैं। शनाख्त का मामला तय होने के बाद लाशें बुर्सा के हवाले करने का फैसला किया गया था। अपनी मां की लाश के साथ आमिर भी था, जबकि महबानों की लाश को एम्बुलेंस में पीराबाद रवाना कर दिया गया था। इसके मर जाने के बाद अब इसकी शनाख्त को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी कि वो गांव से निकलने के बाद मोतीवाला की कोठी में छुपी हुई थी। मोतीवाला ने खुद उसे अपने ड्राइवर सरमद की मदद से किसी खतरे के पेश नज़र उसके दोस्त के घर छुपा दिया था। मोतीवाला की इसी रात मौत से इस बात की तस्दीक होती थी कि वाकई इस कोठरी में कोई खतरा था, लेकिन यहीं से बहुत सी कहानियां और कयास आराइयां भी जन्म ले रही थीं। महबानों का मोतीवाला से क्या ताल्लुक था? वो अपने गांव से क्यों भागी थी? वो मोतीवाला की कोठी तक कैसे पहुंची थी? उसकी जान को किससे खतरा दरपेश था? मोतीवाला और उसकी बीवी को किसने कत्ल किया? महबानों की जिस हादसे में मौत हुई थी वो वाकई कोई हादसा था या फिर किसी ने उसके कत्ल के लिए बाकायदा मंसूबाबंदी की थी? बेशुमार सवालात थे जो उठाए जा रहे थे। तमाम अफराद जिनको इस मामले की ज़रा भी भनक थी अपने होंठ सिए बैठे थे। इन अफराद में शहरयार और रफ़ीक खोकर भी शामिल थे। इनकी की गई तहकीकात के नतीजे में इसे इस बात का तो यकीन हो गया था कि महबाना की मौत में दुश्मन का हाथ नहीं, और इसकी मौत यकीनी तौर पर एक इत्तफाकी हादसे के नतीजे में वाक़ हुई है। लेकिन इसकी मौत ने उसे बहुत रंजीदा किया था। वो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद इन दिनों राना हाउस में कुछ अरसे आराम की गर्ज से ठहरा हुआ था। जैसे ही इसे हादसे की इत्तला मिली उसने अपनी ममानी मिसेस आफरीन के इसरार के बावजूद वापसी का फैसला कर लिया, और अब मां बहनों की लाश को ले जाने वाली एम्बुलेंस के साथ साथ उसकी गाड़ी दौड़ रही थी। गाड़ी को मुशर्रफ खान चला रहा था। वो खुद इस हादसे पर बहुत रंजीदा था। वो लड़की जिसकी जिंदगी के लिए उसके दोस्त ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी वो इस तरह मर गई थी, तो ये इसके लिए भी दुख की बात थी। शहरयार के चेहरे से अलबत्ता उसकी अंदरूनी कैफियत का सही तरह अंदाजा लगाना मुश्किल था। वो बिल्कुल चुप था। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई हुई थी। उसने लाश की शनाख्त बताने वाले नीली फूलों वाली चादर के टुकड़ों को जरूर मुलाहिजा किया था, लेकिन लाश का चेहरा देखने की ख्वाहिश नहीं की थी। शायद वो भी ये बात समझ गया था कि ये ख्वाहिश बेसूद है। गिरने वाली ईंटों की ज़रब और आग के शोलों से मस्क हो जाने वाले चेहरे को देखकर सिवाय तकलीफ के हासिल भी क्या होना था। साथ साथ चलती उसकी गाड़ी और एम्बुलेंस उसके करीब पहुंचकर एक दूसरे से अलग हो गई थीं। वो अपने दफ्तर पर रुक गया था, जबकि एम्बुलेंस को अभी पीराबाद तक का सफ़र तय करना था। दफ्तर में अब्दुल मन्नान ने उसका इस्तकबाल किया। वो खुद भी इस हादसे से मुतासिर लग रहा था। क्या हाल है? सब ठीक ठाक चल रहा है? अपने दफ्तर में पहुंचकर कुर्सी पर बैठते हुए उसने अब्दुल मन्नान से दरियाफ्त किया। यस सर, एवरीथिंग इज़ फाइन। यहाँ के मामलात के बारे में मैं आपको फ़ोन पर मुत्तला करता रहा हूँ। एसपी ने कोशिश की थी कि एएसआई और कांस्टेबल के कत्ल वाले मामले पर कोई इशू खड़ा ना हो सके। जख्मी सिपाहियों के बयानात की वजह से उसे मौका नहीं मिल सका। कुछ डीआईजी साहब की मुदाखलत की वजह से उसे दबना पड़ा। आप बताएं, अब आपकी तबीयत कैसी है? जख्म तो ठीक है ना? अब्दुल मन्नान ने भाप लिया था कि शहरयार की खामोशी के पीछे बहुत बड़ा तूफान छुपा हुआ है, लेकिन खुद उसे छेड़ने की बजाय गुफ्तगू करते हुए
उसने उसकी खैरियत पूछने तक खुद को महदूद रखा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसीलिए छुट्टी ख़त्म करा के फ़ौरन वापस आ गया हूँ। अब हमें बहुत तेज़ी से अपने मंसूबों पर अमल करना होगा। मैं इस बात का बंदोबस्त करके आया हूँ कि कम से कम स्कूल और सेहत के मराकज़ की तामीर में हमें किसी किस्म की मुदाखलत का सामना न करना पड़े। पीराबाद वाले स्कूल का काम तो बस मुकम्मल ही होने वाला है। स्कूल मुकम्मल हो जाए तो इसके इफ्तिताह और मरकज़ सेहत का संग बुनियाद रखने के काम एक साथ अंजाम दे दिए जाएंगे। उसने तफसील से अपने मंसूबे को बयान किया। ये तो बहुत अच्छी खबर है सर। इन मंसूबों पर जितनी जल्दी अमल दरामद किया जा सके अच्छा होगा। अभी हाल ही में पीराबाद में एक लड़की बरवक्त तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से मरी है। लड़की का नाम निगार था। वो माँ बानो की बड़ी बहन थी। बेचारे गरीब लोगों पर आफत टूट पड़ी है। आगे पीछे 2 जवान लड़कियां अपनी जान से चली गई हैं। रवानी में अब्दुल मन्नान गलती से माँ बानो का जिक्र छेड़ बैठा। ये सुनकर शहरयार पल भर को चुप हुआ, फिर मेज की दराज में से कुछ तलाश करते हुए बोला, इस तरफ की खैर खबर ले लेना अब्दुल मन्नान। तदफीन के सिलसिले में या किसी और मामले में इन लोगों की कोई मदद की ज़रूरत हो तो इनकी मदद कर देना। ओके सर, मैं ख्याल रखूँगा। और कोई हुक्म? हिदायत के जवाब में उसने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए पूछा। नहीं, फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। मैंने मोतीवाला के वकील से बात कर ली है। बोर्ड के तीनों वकला ने बड़े अस्पताल के बजाय छोटे हेल्थ यूनिट्स के क़याम की मंजूरी दे दी है। कल तुम हमारे मंसूबे की तमाम तफसीलात का ड्राफ्ट तैयार कर लेना। बस मैं एक आध दिन में बोर्ड के मेंबरान, इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर वगैरह की एक मीटिंग अरेंज करवाने का इरादा रखता हूँ ताकि अखराजात का तखमीना लगाकर बाकायदा काम का आगाज़ किया जा सके। वो एक बार फिर गुफ्तगू का मौजू बदल गया था। ठीक है सर, मैं कल दोपहर तक ये काम निपटा लूँगा। इस बार अब्दुल मन्नान ने भी एहतियात से काम लिया और ऐसा कोई लफ्ज़ मुँह से ना निकाला जो इस मौजू को छेड़ने का सबब बने, जिससे वो वाज़े तौर पर गुरेज करता हुआ महसूस नज़र आ रहा था। चौधरी इफ्तिखार अपनी हवेली में सर थामे बैठा था। माँ बानो की मौत ने सारी बाजी ही उलट दी थी। वो जिस सीमी बदन को अपनी दस्तरस पे देखने का ख्वाहिशमंद था, इसे इससे पहले मौत ने अपने शिकंजे में दबोच लिया था। वो जो खुद मौत का हरकारा बना, लोगों में मौत बांटता फिरता था, जिसके हुक्म से उसके कारिंदे लम्हों में उसके दुश्मनों की जिंदगी का चिराग गुल कर देते थे, खुद मौत के हाथों शिकस्त खा गया था। अब चाहे वो दुनिया उलट कर रख देता, लेकिन माँ बानो उसके हाथ नहीं आने वाली थी। माँ बानो को हासिल करने के लिए उसके सारे दावे धरे के धरे रह गए थे। उसे गुमान भी नहीं था कि वो इस सूरत हाल से दो चार होगा। बाली की तरफ से ये इतला मिलने पर कि इश्तहार के नतीजे में एक शख्स की तरफ से कॉल आई है कि वो लड़की के ठिकाने से वाकिफ है और वो शख्स 2 लाख के एवज इन्हें इस ठिकाने तक पहुंचा सकता है। वो खुशी से उछल पड़ा था और फौरी तौर पर 2 लाख की अदायगी के लिए तैयार हो गया था। 2 लाख उसके लिए कोई ख़ास हैसियत नहीं रखते थे, ख़ास तौर पर इसलिए भी कि इस मामूली रकम के बदले उसे न सिर्फ माँ बानो मिल जाती बल्कि वो शहरयार को भी शिकस्त से दो चार कर सकता था। लेकिन जब बाली की तरफ से अगली खबर आई कि माँ बानो एक हादसे के नतीजे में हलाक हो गई है तो उसका दिमाग भग से उड़ गया। वो फ़ोन पर ही बहुत देर तक बाले पर गरजता और उसे गालियां देता रहा, लेकिन इस सब से क्या हासिल होना था? हकीकत तो बहरहाल अपनी जगह मौजूद थी, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता था। गयासे की कुड़ी की लाश पहुंच गई है सरकार। अभी अभी एक बंदा खबर लेकर आया है कि लाहौर से एम्बुलेंस लाश लेकर आई है। कहते हैं कि लाश की हालत बड़ी ख़राब है। एक आध बंदे ने ही चेहरा देखा है और देखकर कान पकड़ लिए हैं। गयासे की बिरादरी के बुजुर्गों ने फैसला किया है कि अब किसी को लाश का चेहरा नहीं देखने देंगे। सुना है कि नूरा बड़ी तड़प रही थी अपनी धी के चेहरे को देखने के लिए, लेकिन औरतों ने उसे पकड़कर काबू में कर रखा है और उसे लाश के करीब नहीं जाने दे रही। लाश को तो वहीं से तैयार करके भेजा गया है। यहाँ कब्र तैयार होते ही उसे दफना भी देंगे। मुंशी अला रखा इजाज़त लेकर अंदर आया और चौधरी को मुफस्सिल रिपोर्ट सुनाई। तदफीन के बाद हवेली से गयास मोहम्मद के घर खाना भिजवा देना और उससे कहना कि मुझसे आकर मिले। मुंशी की सारी बात सुनने के बाद उसने उसे हुक्म दिया। बेहतर चौधरी साहब, मैं आपके हुक्म की तामील करूँगा। गयास मोहम्मद तो खुश हो जाएगा कि आपने उसे माफ़ कर दिया है। मुंशी खुशामदी लहजे में बोला। मैंने गयासे से कहा था कि उसकी धी जिंदा या मुर्दा किसी भी सूरत में मुझे मिलेगी तब ही उसकी खलासी होगी। अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी बात पूरी करूं। वैसे भी इस मामले में मुझे
असल मसला गयास मोहम्मद से नहीं था, तो फिर दूसरों से क्या लेना? गयास मोहम्मद की क्या हैसियत है कि मेरा उससे कोई हिसाब किताब हो?